हेलो फ्रेंड्स, टेक गुरु गौतम प्रसाद यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए रिगिंग बेसिक्स के इस पार्ट 3 में हम लोग बातचीत करते हैं स्टील वायर रोप और स्टील वायर रोप स्लिंग्स के बारे में, जिन्हें शॉर्ट में स्टील रोप या स्टील स्लिंग्स भी कहा जाता है। यहाँ पे किन किन इंडस्ट्रीज में स्टील वायर रोप का इस्तेमाल या किन किन इक्विपमेंट्स में स्टील वायर रोप का इस्तेमाल होता है, इसके बारे में बताया गया है। कंट्रोल केबल्स में, जनरल इंजीनियरिंग, माइनिंग वर्क, स्लिंग्स स्लिंग्स को बनाने में वायर रोप को काट करके छोटा छोटा स्लिंग बनाया जाता है जो यूजेबल एप्लीकेशन है लिफ्टिंग का। विंचेज में इनका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक रोप ड्रम होता है जिसमें वायर रोप गिरा करके सीप ब्लॉक से होते हुए उसको बैलेंसिंग पुल्ली में डाल दिया जाता है ताकि वो होइस्ट का काम कर सके। होइस्ट्स यानी लिफ्ट्स में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। क्रेन्स में, ईओटी क्रेन्स हो या मोबाइल क्रेन हो, दोनों ही क्रेन में वायर रोप का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रिलिंग वर्क में इनका इस्तेमाल किया जाता है। नॉन स्पिन एप्लीकेशंस में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। और जनरल पर्पस एंड बेल वायर एप्लीकेशंस, लैसिंग, ब्लास्टिंग बैरिकेड्स, स्टेनलेस स्टील कॉपर फिटिंग्स वेयर रस्ट प्रिवेंशन इज इसेंशियल। तो जहां रस्ट प्रिवेंशन का बात है, स्टेनलेस स्टील या कॉपर फिटिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। आइए इस वायर रोप की बनावट को जरा गौर से देख लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वायर रोप है, ये इसका एक सिंगल स्ट्रैंड है। तो आप देख सकते हैं कि सिंगल स्ट्रैंड इस तरह के पतले पतले वायर से बना हुआ है। कई वायर एक सेंटर वायर के इर्द गिर्द लपेट दिया जाता है, यानी लेइंग कर दिया जाता है। इसे हेलिकल पैटर्न में लेइंग किया जाता है ताकि स्ट्रैंड बन सके। ऐसे मल्टीपल स्ट्रैंड्स को लेकर, बहुत सारे स्ट्रैंड्स को लेकर के फिर फर्दर लेइंग किया जाता है, जिससे एक रस्सी का निर्माण किया जाता है। इसमें बीच वाले पोर्शन को कोर कहा जाता है। स्ट्रैंड के केस में इसे सेंटर वायर कहेंगे, लेकिन वायर रोप के केस में इसे कोर कहेंगे, ना कि सेंटर वायर। सो सेंटर वायर स्ट्रैंड के केस में कहा जाएगा, कोर पूरे वायर रोप के केस में कहा जाएगा। वायर रोप जब भी मार्केट में बेचा जाता है, इस तरह के ड्रम पर उसको लपेट करके, स्पूल करके, स्पूलिंग बोलते हैं इसे लपेटने के प्रोसेस को, तो स्पूल करके इस तरह के ड्रम पे लपेट कर बेचा जाता है। आप जब खरीदने जाते हैं तो आप मैन्युफैक्चरर को अपना लेंथ का रिक्वायरमेंट बताते हैं और वो आपको उस तरह के लेंथ का रस्सी को आपको मुहैया कराता है। यहाँ पे हमने कोशिश किया है कि आपको फाइबर वायर, फाइबर कोर वायर रोप का बारे में बता दें। फाइबर कोर वायर रोप ऐसा रोप है जिसमें कोर में फाइब्रस मटेरियल डाला जाता है। ये फाइबर सिंथेटिक फाइबर भी हो सकता है या नेचुरल फाइबर भी हो सकता है। नेचुरल फाइबर में हेम्प होता है, कॉटन होता है, शीशल है, अ, अ, और कई तरह के फाइबर हैं जिन्हें नेचुरल फाइबर के रूप में, कोर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है स्टील वायर रोप में। ये फाइबर कोर वाले जो रस्सी होते हैं, रोप होते हैं, वे ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। तो जहां भी फ्लेक्सिबिलिटी की ज्यादा आवश्यकता है, उन एप्लीकेशंस में फाइबर कोर वाले रस्सियों का इस्तेमाल किया जाता है, स्टील वायर रोप का इस्तेमाल किया जाता है। वायर स्ट्रैंड कोर में जिस स्ट्रैंड से इस वायर रोप को बनाया जाता है, उसी स्ट्रैंड को कोर के रूप में भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो वायर स्ट्रैंड कोर, इसे शॉर्ट में WSC भी बोला जाता है। यहाँ 7x19 का अर्थ है, इसमें 7 स्ट्रैंड का इस्तेमाल किया गया है और एक स्ट्रैंड में 19 तारों का इस्तेमाल किया गया है। छोटे छोटे जो तार हैं, गिनती में ये 19 हैं। तो एक बीच में है, 6 इसके चारों तरफ है और 12 तार इसके आउटर लेयर में है। तो 12 और 6 18 और एक
बीच का तार 19 तार है। अब इसे जो बनाने का जो पैटर्न है वो कई प्रकार का होता है। जैसे यहाँ सिंगल लेयर पैटर्न दिखाया गया है। सिंगल लेयर पैटर्न में एक सेंटर वायर होता है और उसके चारों तरफ मल्टीपल वायर्स का लेइंग कर दिया जाता है। तो इसमें 6 तार हैं आउटर लेयर में और सेंटर में एक वायर है। चूंकि सिंगल लेयर है वायर्स का सेंटर वायर के ऊपर में, इसलिए इसका नाम भी सिंगल लेयर पैटर्न है। ये स्ट्रैंड पैटर्न है, स्ट्रैंड का पैटर्न है। एक स्ट्रैंड बनाने में जिस पैटर्न को फॉलो करेंगे वही स्ट्रैंड पैटर्न उसका कहलाएगा। सो इसमें देखिए एक सेंटर वायर है, सेंटर वायर के डायमीटर के बराबर ही एक फर्स्ट लेयर है वायर्स का, और फिर एक सेकेंड लेयर है वायर्स का। लेकिन ये जो 4 वायर के बीच में एक गैप बन रहा है, उस गैप में एक पतला तार फाइन वायर डाला जाता है जिसे फिलर वायर कहा जाता है। इसीलिए इस पैटर्न का नाम फिलर वायर पैटर्न, फिलर वायर स्ट्रैंड पैटर्न कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। इस पैटर्न में देखिए एक सेंटर वायर का एक खास डायमीटर है, उस डायमीटर का दूसरा लेयर है, लेकिन पहला लेयर उससे कम डायमीटर वाले तारों का है। तो इस तरह के पैटर्न को सीले पैटर्न कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए सेंटर वायर है, सेम डायमीटर के वायर का एक फर्स्ट लेयर है, और जो सेकेंड लेयर है वो वेरिंग डायमीटर का, छोटा बड़ा छोटा बड़ा। तो ये क्रेस्ट कहलाता है। क्रेस्ट में इस मोटे वाले वायर को डाला गया, क्राउन पे पतले वाले वायर को डाला गया है। क्राउन इज द टिप ऑफ दिस वायर। इसके अलोंग अगर लाइन खींचेंगे तो ये टिप जो है इस वायर का, इसको क्राउन बोला जाता है। तो क्राउन पे डाला गया, और क्रेस्ट में तो जो गड्ढा वाला पोर्शन है उसको क्रेस्ट बोला जाता है। तो क्रेस्ट में बड़ा डायमीटर का वायर डाला गया। तो ये जो अल्टरनेटिवली बड़ा छोटा हमने सेकेंड लेयर में इस्तेमाल किया फर्स्ट लेयर के बाद में, इसे वारिंगटन पैटर्न कहा जाता है। और इन तीनों पैटर्न, चारों पैटर्न को अगर आप मिला देंगे तो एक नया पैटर्न बन जाएगा जिसे कंबाइंड पैटर्न कहते हैं। तो यहाँ पे पांचवा वाला जो पैटर्न है स्ट्रैंड पैटर्न जो है, इसे कंबाइंड पैटर्न कहा जाता है। इस तरह के पैटर्न से वायर रोप के स्ट्रेंथ और कई अदर क्वालिटीज, मैकेनिकल क्वालिटीज, प्रॉपर्टीज जो हैं उस पे फर्क पड़ता है, जो हम लोग में भी आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए एक वायर रोप है जिसमें गैल्वेनाइज्ड एंड स्टेनलेस स्टील 1770 मेट्रिक पास्कल MPa मेगा पास्कल में इसका स्ट्रेंथ बताया गया है। सो इसे कंट्रोल केबल और जनरल इंजीनियरिंग के केस में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे जो वायर रोप है ये 7x19 पैटर्न का था। तो आप देख रहे हैं कि 12 है, फिर 6 है और फिर 1 है, इसीलिए इसको 12:6:1 बोला गया है। यहाँ पे देखिए 6x36 वाला पैटर्न फॉलो किया गया है। तो यहाँ पे 4 लेयर है, इसलिए 36 बनाया गया है। तो पहला 14:7 और फिर 7:7:1 में बनाया गया है। और फाइबर कोर गैल्वेनाइज्ड एंड अनगैल्वेनाइज्ड 1770 एंड 1960 मेगापास्कल का स्ट्रेंथ वाला ये वायर रोप है, जिसे माइनिंग, स्लिंग, जनरल इंजीनियरिंग, विंचेज, होइस्ट और क्रेन्स में इस्तेमाल किया जाता है। ये भी 6x36 IWRC इंडिपेंडेंट वायर रोप कोर। इंडिपेंडेंट वायर रोप कोर में कोर का जो पैटर्न है, कोर जो है उसी स्ट्रैंड को नहीं इस्तेमाल किया जाता है जिसे बाहर में इस्तेमाल किया गया है। एक डिफरेंट पैटर्न होता है, इसलिए इंडिपेंडेंट वायर विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द स्ट्रैंड पैटर्न ऑफ द आउटर लेयर, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट बोला जाता है। इंडिपेंडेंट वायर रोप कोर IWRC। सो गैल्वेनाइज्ड एंड अनगैल्वेनाइज्ड टाइप का ये वायर रोप है, जिसे माइनिंग, स्लिंग्स, जनरल इंजीनियरिंग, विंचेज, होइस्ट और क्रेन में इस्तेमाल किया जाता है।
तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट पैटर्न वाले जो वायर रोप हैं, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जगह मिलता है। वो ज़रूरत के अनुसार है, किसी में आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, किसी में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा चाहिए, किसी में टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, किसी में आपको फटिग रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए, किसी में रोटेशनल रेजिस्टेंस बेटर चाहिए। तो ये क्वालिटीज़ पे डिपेंड करता है, और ये डिपेंड करता है उनके स्ट्रैंड पैटर्न पे भी कुछ हद तक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे भी कुछ जनरल पर्पस बेल वायर एप्लीकेशंस के लिए किस तरह का वायर रोप होता है। तो ये फाइबर कोर गैल्वेनाइज्ड पीवीसी कवर्ड टाइप का वायर रोप है। वायर रोप बनाने के बाद पीवीसी कोटिंग कर दिया जाता है, तो इसीलिए पीवीसी कवर्ड बोला गया है यहाँ पे। 6x12 फाइबर कोर गैल्वेनाइज्ड वायर रोप है। जनरल इंजीनियरिंग, लैसिंग, ब्लास्टिंग बैरिकेड्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है स्टेनलेस स्टील ग्रेड 304 एंड 316 एंड गैल्वेनाइज्ड। इनका इस्तेमाल जो है फॉर द यूज विथ स्टेनलेस स्टील एंड कॉपर थिंग कॉपर फिटिंग्स वेयर रस्ट प्रिवेंशन इज एसेंशियल। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के वायर रोप का इस्तेमाल अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग एप्लीकेशंस में। यहाँ पे हमने कोशिश किया है कि स्टील वायर रोप स्लिंग्स का इंड फिटिंग्स की जानकारी आपको दी। तो ये क्लेविस टाइप इसको बोला जाता है, क्लेविस टाइप इंड फिटिंग। क्लेविस टाइप में इंड में रस्सी के अंत में इस तरह का फिटिंग लगा दिया जाता है, और ये जो की है, ये जो पिन है, इसे खोल करके निकाल दिया जाता है ताकि इसमें रोप का आई को, इस प्रकार के आई को इंगेज किया जा सके, ताकि लोड का लिफ्टिंग किया जा सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आई फॉर्मेशन है जिसके अंदर थिम्बल लगा हुआ है, और यहाँ पे बुलडॉग ग्रिप्स के जरिए इसे टाइट किया गया है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके बोल्ट का साइड जो है लाइव हिंड के साइड, जैसे लॉन्गेस्ट rope is called longer rope is called the live end, the shorter one is called dead end. So the bolt has to be, bolt का साइड जो है वो रहना चाहिए लाइव एंड के साइड में। ये नोटवर्दी चीज है, यहाँ पे जानने योग्य बात है। ये वेज शेप्ड सॉकेट है, वेज की तरह इसका बनावट है, इसलिए वेज शेप्ड। यहाँ भी वेज टाइप का सॉकेट है ना, एलिवेटर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे एक बुलडॉग ग्रिप से भी टाइट किया हुआ है, यहाँ एक आई बनाया हुआ है जिसे बुलडॉग ग्रिप से टाइट किया हुआ है। ये स्प्लाइस्ड है ना, तो हैंड स्प्लाइस्ड आई ये इस प्रकार से किया गया है। यहाँ भी हैंड स्प्लाइस्ड आई विथ थिम्बल, इसमें थिम्बल लगाया हुआ है, इसमें थिम्बल नहीं है, सो ये सॉफ्ट आई बोल सकते हैं इसको, ये थिम्बल डाई कहलाता है। यहाँ पे इंडस्टोप बनाया गया है ताकि एक अगर कुछ फिटिंग लगाया जाए तो यहाँ तक इसके बाद पार ना हो, इसके लिए बनाया गया। यूरेका वायर लॉक इसे बोला जाता है, यूरेका वायर लॉक। ये तो ये भी एक तरह का इंड फिटिंग है जिसमें ये आई है। तो आगे बढ़ा जाए, आइए हम लोग देखते हैं स्लिंग कॉन्फ़िगरेशन इन लोड लिफ्टिंग। तो तीन तरह से स्लिंग को हम लोग हुक में एंगेज करते हैं और लोड के साथ कनेक्ट करते हैं। एक फैशन है पहला वाला जो है वर्टिकल, इसमें आप 100% कैपेसिटी स्लिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है चोकर, चोकर में एक आई से दूसरे आई को निकाल करके दूसरे आई को हुक में टांग देते हैं। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसे चोकर कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है, क्योंकि ये लोड जो है चोक हो रहा है। तीसरा जो है बास्केट हिच कहलाता है। तो बास्केट हिच में ये दोनों सीधा भी जा सकता है, जिसे वर्टिकल बास्केट कहा जाता है। इसको स्लैंट बास्केट या एंगल्ड बास्केट भी कहा जाता है। तो इन दोनों ही केस में 100% कैपेसिटी स्लिंग का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें 100% से ज्यादा होता है और इसमें 100% से कम होता है। अब कितना कम होता है, दैट डिपेंड्स ऑन दिस एंगल। इसे कहा जाता है एंगल ऑफ चोक। तो एंगल ऑफ चोक जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर इफिशियंसी होगा इस स्टील वायर रोप का। बट ये जितना कम होते चला जाएगा, इसका लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी उतना ही घटते चला जाएगा।
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम एंगल जो है इसका 15 डिग्री होता है, ये वाला। और यहाँ आई स्प्लाइसिंग किया गया है, यहाँ भी आई स्प्लाइसिंग किया हुआ है। तो ये आई टू आई स्लिंग कहलाएगा। ये इंडलेस स्लिंग कहलाएगा कि दोनों एंड को एक साथ जोड़ दिया गया है। शॉर्ट स्प्लाइस्ड एंड और एंड। यहाँ पे देखिए एक चोकर हिच में लगाया गया है किसी के साथ, ये हुक में फाइबर रोप थिम्बल ऑप्शनल। ये एंगल ऑफ चोक कहलाता है, इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ चोक बोलते हैं। तो चोकर कॉन्फ़िगरेशन में लोड लिफ्टिंग इस प्रकार से करते हैं। और यहाँ पे देखिए मल्टीपल लेग ब्राइडल स्लिंग। तो ये मास्टर लिंक है, ऑब्लोंग टाइप मास्टर लिंक बोलेंगे इसको। और यहाँ पे हुक की मदद से इस लोड को उठाया जा रहा है। तो हिच है, बेसिकली वर्टिकल हिच, चोकर हिच और बास्केट हिच कहा जाता है। ये सारे हिचेज ही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने स्लिंग्स के बारे में स्टडी किया है। तो यहाँ पे ये स्लिंग एक्चुअली कैसा दिखता है, ये ऐसा है। मल्टीपल स्लिंग से, फोर लेग्ड स्लिंग है यहाँ पे। ये देखिए ऑब्लोंग लिंक है और इसमें 4 स्लिंग लगा हुआ है एक साथ में, तो फोर लेग्ड स्लिंग इसको बोलेंगे। फोर लेग्ड, थ्री लेग्ड, और यहाँ देखिए फोर लेग्ड, थ्री लेग्ड, टू लेग्ड स्लिंग, या टू लेग्ड ब्राइडल, थ्री लेग्ड ब्राइडल, या फोर लेग्ड ब्राइडल इनको बोला जाता है। तो यहाँ भी दिखाया गया है सेम चीज, ये बास्केट स्लिंग को दिखाया गया है। यहाँ पे फ्लेमिश सॉफ्ट आई, यहाँ पे फ्लेमिश स्प्लाइस्ड थिम्बल आई, थिम्बल लगा करके रखा गया है। यहाँ पे एल्युमिनियम फेरियल सिक्योर्ड सॉफ्ट आइज। सो यहाँ पे सिक्योर इसको किया गया है एल्युमिनियम फेरियल से या सॉकेट से, इसलिए इसका नाम एल्युमिनियम फेरियल सिक्योर्ड सॉफ्ट आई है। एल्युमिनियम फेरियल सिक्योर्ड थिम्बल डाई, इसमें थिम्बल लगा हुआ है इसलिए इसका थिम्बल डाई नाम है। हैंड स्प्लाइस्ड है, ये हाथ से ही स्प्लाइसिंग किया जाता है, कभी 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 मशीन से भी किया जाता है। तो ये हैंड स्प्लाइस्ड है। और यहाँ पे भी फ्लेमिश स्प्लाइस्ड चोकर स्लिंग है। एक चोकर कॉन्फ़िगरेशन में इसको कनेक्ट किया हुआ है, इसमें एक बीच में हुक लगा हुआ है जिससे इसको टक इन किया हुआ है। ये डी साइकिल है और ये बो साइकिल है। इसमें स्क्रू पिन है, इसमें बोल्ट एंड नट टाइप का है, जिसे लॉकिंग पिन से लॉक किया गया है। इसमें लॉकिंग पिन नहीं है। यहाँ पे स्क्रू पिन बो साइकिल बोलेंगे इसको, और यहाँ पे बोल्ट और नट, बोल्ट एंड नट बो साइकिल बोलेंगे। तो जिसमें नट बोल्ट लगता है उसको बोल्ट एंड नट बो साइकिल बोला जाता है। जिसमें स्क्रू पिन लगता है, जिसे स्क्रू और अनस्क्रू किया जा सके, उसको स्क्रू पिन टाइप बो साइकिल कहा जाता है। तो दो तरह के होते हैं, बो साइकिल और डी साइकिल दोनों। यहाँ पे तमाम प्रकार का जो स्लिंग्स इस्तेमाल किया जाता है लिफ्टिंग एप्लीकेशंस में, उन सबको दर्शाया गया है। जैसे यहाँ आई टू आई स्लिंग को दिखाया गया है, यहाँ आई टू थिम्बल स्लिंग को दिखाया गया है, यहाँ आई टू हुक है, यहाँ पे आई टू क्रिसेंट थिम्बल है, और यहाँ पे आई टू स्लिप थ्रू थिम्बल इसको कहते हैं। और यहाँ पे थिम्बल एंड थिम्बल टाइप का आई फॉर्मेशन है। यहाँ थिम्बल एंड हुक टाइप का स्लिंग है। यहाँ थिम्बल एंड क्रेसेंट थिम्बल है, और यहाँ पे थिम्बल एंड स्लिप थ्रू थिम्बल टाइप ऑफ स्लिंग है। क्रेसेंट थिम्बल एंड हुक टाइप स्लिंग है ये, और ये है क्रेसेंट थिम्बल एंड क्रेसेंट थिम्बल टाइप। एंड स्लिप थ्रू थिम्बल एंड हुक टाइप, स्लिप थ्रू एंड स्लिप थ्रू टाइप स्लिंग। सो आप देख सकते हैं तमाम तरह के स्लिंग्स अवेलेबल है मार्केट में। जिस प्रकार की उपयोगिता आपके वर्कशॉप में है, उस तरह का हो सकता है स्लिंग वहाँ इस्तेमाल किया जा रहा हो। यहाँ दिखाया गया है कि किस प्रकार से इसको चोकर में इस्तेमाल किया जाता है। आई एंड आई, आई एंड आई टाइप ऑफ स्लिंग, आई एंड थिम्बल टाइप ऑफ द स्लिंग। तो यहाँ थिम्बल आई है, इसको चोकर कॉन्फ़िगरेशन में लगाया गया है यहाँ पे। तो इससे थिम्बल से प्रोटेक्टेड रहता है वायर रोप। यहाँ पे एस डब्ल्यू एल के बारे में डिस्कशन है।
वायर रोप का जो डायमीटर है उससे वायर रोप के स्ट्रेंथ का रिलेशनशिप है। तो कैसा रिलेशनशिप है वो हम लोग देखेंगे। SWL of the wire rope in kg is d square, where d is in millimeter mm, multiplied by 8. So where d is the diameter of the wire rope. Wire rope diameter is 20 mm. Suppose so SWL in kg will be d square. That means 20 into 20. 20 mm is the diameter. 20 into 20 into 8. So that becomes 3200 kg, and if you calculate it in ton you will have to divide it by 1000, so it becomes 3.2 ton. So 20 mm sling will have 3.2 tons of the capacity. So that's quite obvious. Similarly you can calculate it for different values, 25 mm, 30 mm, etc. SWL and MBL. So what are these terminologies? What is the meaning? The safe working load is called SWL, and it refers to as referred to as the working load limit or the normal working load. And this is the figure that you should be operating. इसी लोड के अंदर आपको काम करना है। SWL जितना किसी चीज का है, ये किसी का भी हो सकता है, रस्सी का हो सकता है, हुक का हो सकता है, सीप का हो सकता है, आप जितना भी फिटिंग्स यूज करते हैं उनका भी एक SWL होता है। तो SWL जो भी कैपेसिटी है उसको एक्सीड किसी भी केस में नहीं करना है, उससे ज्यादा लोड उस पर नहीं डालना है। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिगिंग। ऑन द अदर हैंड द मिनिमम ब्रेकिंग लोड, MBL इज द मिनिमम वर्किंग लोड। तो अगर सेफ्टी फैक्टर आपका 5 है तो SWL को 5 से गुना कर दीजिए, वही उसका MBL होगा। जैसे यहाँ SWL 10 टन है, MBL कितना होगा? MBL सेफ्टी फैक्टर अगर 5 है, यहाँ दिया हुआ है सेफ्टी फैक्टर 5 है, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 50 टन का उसका MBL है। दिस इज द मिनिमम ब्रेकिंग लोड। इतना लोड ये बियर करेगा, लेकिन इससे 1 kg भी ज्यादा डालिएगा तो टूट जाएगा वो। सो दिस इज द मिनिमम ब्रेकिंग लोड। यहाँ पे स्टील SWL ऑफ द स्टील वायर रोप स्लिंग्स का दिया गया है। ये इंच में है, ये mm में है। तो mm में उसका डायमीटर दिया हुआ है और MBL दिया हुआ है इस वाले टेबल में, और सेफ वर्किंग लोड इसमें दिया हुआ है, और इसमें वेट पाउंड पर फुट में दिया हुआ है। तो ये एक टेबल है जो आपको मदद करता है। अगर आपको मालूम नहीं है कि डायमीटर कितना, डायमीटर का कितना स्ट्रेंथ होता है, तो आप इस टेबल को रेफर कर सकते हैं, इससे जानकारी ले सकते हैं और सही काम कर सकते हैं, क्योंकि जानकारी के अभाव में कभी कभी गलत काम कर बैठता है रीगर। तो आपके पास में इस तरह का टेबल रहना चाहिए। अगर आप क्वालिफाइड रीगर हैं तो इस तरह का टेबल रखिए अपने पास में, जो कि आपको मदद करेगा स्लिंग के प्रॉपर इस्तेमाल में। यहाँ पे इसमें हमने फर्स्ट वाले वीडियो में तमाम तरह की बातें बताई थी। वो सब बात स्लिंग से रिलेटेड जो बात है, यहाँ पे ये स्लिंग है, वायर रोप स्लिंग है, जिसका एक SWL होता होगा, जो ये डायमीटर पे डिपेंडेंट होता है। इसी ब्लॉक का एक SWL होगा, इस हुक का एक SWL होगा, इस नायलॉन स्लिंग जो है इसका वेविंग का भी एक SWL होगा। तो सबका SWL और इस लोड का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इन सबको कंसीडर करते हुए लोड उठाना है। तो सेफ्टी, बैलेंस ऑफ द लोड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लोड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द इंटायर सिस्टम एट द सेम टाइम, दैट टू उसको भी कंसीडर करना जरूरी है। हुक एंड सीव ब्लॉक कंडीशन को चेक करना चाहिए। SWL ऑफ द मोबाइल क्रेन देख लेना चाहिए कि हमारा लोड उठाने लायक है कि नहीं। ऑपरेटर्स का स्किल चेक करना चाहिए, स्किल्स है कि नहीं है। नया आदमी है तो हो सकता है गलत काम कर बैठे। सॉइल का कंडीशन क्या है जहाँ पे आपने गाड़ी खड़ी की है। मोबाइल क्रेन सिग्नल्स बहुत जरूरी है। इसमें सिग्नल कभी कभी ऑपरेटर को कुछ
जगहों पे, जैसे इस लोड के पीछे नहीं दिखाई देगा, इस गाड़ी के पीछे नहीं दिखाई देगा। तमाम जगह होती है जहाँ पे ये सक्षम नहीं होता है ड्राइवर या ऑपरेटर देख पाने में, तो उसे मदद करने के लिए रीगर होता है, और रीगर की सहायता से लोड लिफ्टिंग का काम बखूबी सेफली सुरक्षित तरीके से किया जाता है। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। और भी इस तरह के तमाम यूजफुल महत्वपूर्ण वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कीजिए अगर आपको ये अच्छा लगा, एक थम्स अप दीजिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, इसका सुझाव भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड।